हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कॉम्पिटेरिया, सभी पढ़े सभी बढ़े। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी पीजीटी वी डिस्कस अबाउट क्रेविल टार्डे अनुकरण सिद्धांत, अपराध का आर्थिक सिद्धांत, अपराध का राजनीतिक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। Now, before wasting our time, we will start our today's lecture. अपराध के सिद्धांत, क्लोवार्ड और ओहलिन, विभिन्न अवसर सिद्धांत, डैनियल ग्लेजर, विभिन्न पहचान सिद्धांत, अल्बर्ट कोहेन, अभिस्थापन या अपचारी उपसंस्कृति सिद्धांत, डेविड मार्जा और साइक्स, अपराध प्रवाह और तटस्थीकरण प्रविधि सिद्धांत, हावर्ड बेकर, लेबलिंग सिद्धांत, वाल्टर रैकलेस, स्वर्गीय स्व अवधारणा एवं परिशोधन सिद्धांत, थोस्टन सेलिन, संस्कृति संघर्ष सिद्धांत, रिचर्ड क्वीने, आधुनिक संघर्ष सिद्धांत, विल्सन और कैलिंग, ब्रोकन विंडो थ्योरी। अपराध और अपराधियों का वर्गीकरण। अपराध अंग्रेजी के क्राइम का अनुवाद है। क्राइम शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा के क्रेमस और लैटिन भाषा के क्रीमन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है दोषारोपण या इल्जाम लगना। अपराध एक सार्वभौमिक और सापेक्षिक अवधारणा है। किसी समाज में कोई व्यवहार अपराध हो सकता है, जबकि यही व्यवहार दूसरे समाज में सामान्य व्यवहार माना जा सकता है। जैसे कुछ देशों में समलैंगिक विवाहों और लेस्बियन मैरिजेस को वैधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जबकि कुछ देशों में ये मान्य एवं स्वीकृत नहीं है और कुछ में ये एक अपराध की श्रेणी में शामिल है। इसलिए अपराध के मायने समय, स्थान, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। अपराध के कुछ कारण सार्वभौमिक हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक, जैविकी, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, भौगोलिक, राजनीतिक और परिस्थितिजन्य हो सकते हैं। अपराध के ऐसे कुछ कारण हैं: वंशानुगत, शारीरिक दशाएं, मानसिक दशा, बीमारी, भावनात्मक अस्थिरता, हीनता की भावना, साइकोसिस, साइकोपैथिक व्यक्तित्व, मद्यपान और व्यसन, पारिवारिक दशाएं, पारिवारिक सामाजिक विघटन, तलाक, सांस्कृतिक संघर्ष, कलंक, कुसमाजीकरण, किशोर अपचारिता, विषमता, शोषण, आर्थिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, मास मीडिया, सिनेमा, इंटरनेट, युद्ध, प्रवास और विस्थापन, आपराधिक उपसंस्कृति, जनसंख्या विस्फोट। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो दया और न्यायिकता की भावनाओं पर प्रहार करता है, ये गारफेलो ने कहा था। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसका किया जाना दंड विधि के अधीन निषिद्ध है तथा जो किए जाने पर विधि द्वारा दंडनीय है, ये डोनाल्ड आर टेफ्ट ने कहा है। आपराधिक विधि का उल्लंघन ही अपराध है, ये सदरलैंड ने कहा है। समाज के लिए हानिकारक कृत्य अपराध है, ये गिलिन ने कहा है। संक्षेप में, विधि द्वारा दंडनीय कोई भी अवैध कार्य अपराध है। Any illegal act which is punishable by law is a crime. आंगल विधि के अनुसार अपराध के निम्न तत्व हैं: आपराधिक कृत्य का कम से कम किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाना है। ऐसी व्यक्ति में आपराधिक कृत्य करने की क्षमता या सामर्थ्य होना। आपराधिक कृत्य का दुराशय से प्रेरित होकर किया जाना। कृत्य किसी ध्येय या लक्ष्य विशेष की पूर्ति के लिए किया जाना। कृत्य अथवा कार्य का दुराशय से स्पष्टतया प्रभावित होना। ऐसे कृत्य से व्यक्ति विशेष या जनसाधारण को क्षतिकारित होना और ऐसे कृत्य का विधि द्वारा दंडनीय होना। इस प्रकार अपराध के प्रमुख 5 तत्व है: कार्य या लोप, सक्षमता, हेतुक, दुराशय और दंड। अपराध का पहला तत्व कार्य या लोप है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करे
विधि द्वारा निषिद्ध कार्य नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो उसके ऐसे कार्य अथवा कार्यलोप को दंडनीय अपराध माना जाएगा। सक्षमता अथवा सामर्थ्य। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व है व्यक्ति में अपराध कारित करने की क्षमता अथवा सामर्थ्य का होना। इसका मतलब है कि व्यक्ति का विधि की दृष्टि में अपराध कारित करने के लिए सक्षम होना। ऐसी सक्षमता शारीरिक, मानसिक और विधिक सभी दृष्टियों में होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए शारीरिक दृष्टि से तो सक्षम है लेकिन मानसिक अथवा वैदिक दृष्टि से नहीं, तो अपराध कारित करने के प्रयोजनार्थ सक्षम नहीं माना जाएगा। जैसे भारतीय दंड संहिता में धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। सामान्य अर्थों में गलत या क्षतिकारक या निंदनीय कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। वैधानिक रूप से किसी समाज में स्थापित नियम और कानूनों का उल्लंघन अपराध है। ऐसे कृत्य या लोग जो तत्समय प्रवर्तनीय विधि द्वारा दंडनीय हैं अपराध कहलाते हैं। अपराध को विभिन्न सिद्धांतों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से समझाया है। हेतुक। अपराध का तीसरा तत्व है हेतुक। इसे ध्येय, लक्ष्य अथवा उद्देश्य भी कहा जा सकता है। कोई भी कार्य बिना हेतुक के नहीं किया जाता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई हेतुक अवश्य रहता है और यही हेतुक किसी कार्य को अपराध बना देता है। लेकिन ऐसे हेतुक का विधि विरुद्ध होना आवश्यक है। आशय। हेतुक का अगला प्रक्रम है आशय। हेतुक की कार्य रूप में परिणति को ही आशय माना जाता है। आपराधिक आशय के बिना किसी कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता। आशय को विधिक भाषा में दुराशय भी कहा जाता है। अपराध के गठन के लिए दुराशय का आवश्यक तत्व है। आपराधिक आशय अथवा दुराशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई कार्य केवल तभी अपराध माना जा सकता है जब वह आशयपूर्वक अर्थात दुराशय से किया जाए। भारत में अपराधों के गठन के लिए सभी जगह दुराशय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता में दुराशय परोक्ष रूप से निम्न शब्दावली द्वारा स्पष्ट किया गया है। स्वेच्छापूर्वक, आशयपूर्वक, कपटपूर्वक, बेईमानीपूर्वक, भ्रष्ट रूप से, द्वेष भाव से, उतावलेपन से, असावधानी से, उपेक्षापूर्वक इत्यादि। दंड की व्यवस्था। अपराध का दंडनीय होना अर्थात आपराधिक कृत्य के लिए विधि में दंड की व्यवस्था होना आवश्यक है। यदि किसी कृत्य को दंडनीय नहीं माना गया है तो आपराधिक दृष्टि से वह अर्थहीन हो जाता है। इस प्रकार अपराध के लिए उपयुक्त सभी तत्वों को होना अपेक्षित है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स। सदरलैंड ने अपराधों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा है: व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और लोक शिष्टता, लोक व्यवस्था और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अपराध समाज के विरुद्ध एवं राज्य के विरुद्ध कारित होते हैं। इसलिए राज्य की ओर से अपराधियों को दंड दिलाने के उद्देश्य से अभियोजन विभाग कार्य करता है। जब कोई गलत कृत्य केवल व्यक्ति के विरुद्ध कारित किया जाता है तब व्यक्ति उस गलती के लिए क्षतिपूर्ति लेने का हकदार हो जाता है। इसे अपकृत्य कहते हैं। इस प्रकार अपकृत्य सिविल त्रुटि है जबकि अपराध दंडनीय त्रुटि है। सदरलैंड ने अपराधों का गंभीरता के आधार पर एक सामान्य वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है: जघन्य अपराध और साधारण अपराध। W.A. बोंगर ने अपराधों को निम्नांकित श्रेणी में रखा है: आर्थिक अपराध, लैंगिक अपराध, राजनीतिक अपराध और विविध अपराध। भारत में अपराधों का वर्गीकरण। भारत में अनेक आपराधिक विधियां हैं, अतः अपराध भी अनेक प्रकार के हैं। सामान्य अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता में किया गया है, जबकि विनिर्दिष्ट आपराधिक विधियां विद्यमान है, जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आयुध अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन साइबर अपराध इत्यादि।
सामान्यतः अपराध दो प्रकृति के होते हैं। साधारण प्रकृति के अपराध, जिन्हें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, असंज्ञेय अपराध, और जिनमें अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है, वो सम्मन मामला, और जिनमें जमानत पर छूटना अभियुक्त का अधिकार है, जमानती अपराध। दूसरा है गंभीर प्रकृति के अपराध, जिनमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध, जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है, वारंट मामला, और जिनमें जमानत पर छूटने का एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, अजमानती अपराध। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण। भारतीय दंड संहिता 1807 के अंतर्गत अपराधों को निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र अध्याय 5 का, राज्य के विरुद्ध अपराध अध्याय 6, सेना, नौसेना और वायुसेना संबंधित अपराध अध्याय 7, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध अध्याय 8, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध अध्याय 9, निर्वाचन संबंधी अपराध अध्याय 9 का, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान से संबंधित अपराध अध्याय 10, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्यास के विरुद्ध अपराध अध्याय 11, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध अध्याय 12, बांटों और मापों से संबंधित अपराध अध्याय 13, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध अध्याय 14, धर्म से संबंधित अपराध अध्याय 15, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध अध्याय 16, संपत्ति के विरुद्ध अपराध अध्याय 17, दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध अध्याय 18, सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग से संबंधित अपराध अध्याय 19, विवाह संबंधी अपराध अध्याय 20, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता विषयक अपराध अध्याय 20 का, मानहानि विषयक अपराध अध्याय 21, आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं क्षोभ विषयक अपराध अध्याय 22, अपराधों करने का प्रयत्न अध्याय 21। अपराधियों का वर्गीकरण। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: जन्मतः अर्थात जन्मजात, मनोविकृत और क्रिमिनाइज्ड। एनरिको फेरी ने अपराधियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है: आदतन अपराधी, जिसमें मानसिक विकृत और अपराध वेयनी, और अवसर अपराधी, बाह्य परिवेश के कारण अपराधी एवं विशेष भावावेश वाले अपराधी। गारोफेलो ने अपराध को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: हत्यारे, हिंसक अपराधी, न्यायिक भावना रहित अपराधी अर्थात चोर, और काम वासना अर्थात यौन अपराधी। गैब्रिएल टार्डे ने अपराधियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है: नगरीय अपराधी और ग्रामीण अपराधी। अपराध के विभिन्न चरण। कोई भी अपराध एकदम कारित नहीं हो जाता। किसी अपराध को कारित करने के पूर्व योजना, तैयारी, मानसिकता आवश्यक होती है। कुछ उपकरण भी जुटाने पड़ सकते हैं। इन्हीं सब प्रक्रियाओं को अपराध के चरण कहा जाता है। सामान्यतः किसी अपराध के निम्नांकित चरण होते हैं: आशय या मानसिक अवस्था। अपराध का पहला चरण आशय। प्राय प्रत्येक अपराध के पीछे कोई न कोई आशय निहित रहता है। कोई भी अपराध बिना आशय के कारित नहीं किया जाता। अतः आशय अपराध कारित किए जाने की प्रथम अवस्था है। ये दंडनीय नहीं है। तैयारी। अपराध का दूसरा चरण तैयारी है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने का आशय निर्मित कर लेता है तो उसकी तैयारी में जुट जाता है। तैयारी में मुख्यतया अपराध कारित करने के लिए उपकरणों, साधनों आदि की व्यवस्था की जाती है। कुछ अपराधों की तैयारी दंडनीय है। प्रयत्न। अपराध का तीसरा चरण प्रयत्न है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि प्रयत्न ही अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रयत्न के बिना कोई भी अपराध कारित नहीं किया जा सकता। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें प्रयत्न को ही दंडनीय अपराध मान लिया गया है। निम्नांकित मामलों में केवल प्रयत्न को ही दंडनीय अपराध माना गया है।
हत्या करने का प्रयत्न धारा 307 आईपीसी, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न धारा 308 आईपीसी, आत्महत्या करने का प्रयत्न धारा 309 आईपीसी, लूट का प्रयत्न धारा 393 आईपीसी, किशोर अपचारिता जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर अपराध को सामान्यतः बाल अपचारिता भी कहा जाता है, क्योंकि अवधारणा यह है कि बालक कभी अपराध नहीं करता। बालक के कृत्य अभद्र, अशिष्ट अथवा निंदनीय हो सकते हैं, लेकिन दंडनीय नहीं। यही कारण है कि बालकों के साथ शब्द अपराध नहीं जोड़कर अपचारिता जोड़ा गया है, लेकिन नए किशोर न्याय, देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 में अपचारिता शब्द को भी हटा दिया गया है। इसके स्थान पर संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक और विधि विवादित किशोर शब्दावली जोड़ी गई है। अवयस्क द्वारा किए गए आपराधिक कार्य किशोर अपचार कहलाते हैं। किशोर अपचारिता में निम्नांकित कृत्यों को सम्मिलित किया गया है: किसी विधि, नियम अथवा अध्यादेश की अवज्ञा, अनैतिक एवं अश्लील आचरण, चरित्रहीन एवं अनैतिक लोगों की संगति, कुख्यात स्थानों में विचरण, वेश्यालयों एवं जुआ घरों में संरक्षण, मदिरालयों में संरक्षण, अनावश्यक रात्रि में सड़कों व गलियों में भ्रमण, अनाधिकृत रूप से रेल, बस या इंजन आदि पर चढ़ना, घर अथवा विद्यालय से निरंतर गायब रहना, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील भाषा का प्रयोग करना अथवा आचरण करना, गलियों में घूमना या मटर गश्ती करना, भिक्षा मांगना, धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का सेवन करना, अवैध व्यवसाय करना इत्यादि। हावर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपचार किशोर अपराध बताए हैं: वैयक्तिक, सामूहिक, संगठित और परिस्थिति जन्य बाल अपराध। किशोर अपराध के कारण व्यक्तिगत हैं: जैविकीय, संवेगात्मक, आफतें, भय, अवज्ञा इत्यादि। परिस्थिति जन्य में परिवार, स्कूल, मित्र मंडली, सिनेमा, मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, उपसंस्कृति इत्यादि। अनुचित समाजीकरण, आर्थिक कारक, अभाव एवं निर्धनता, ईड, ईगो एवं सुपर ईगो के बीच तनाव, फ्रायड। पारिवारिक विघटन, मर्टन के इनोमी सिद्धांत ने सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधनों के बीच तनाव को, क्लोवार्ड एवं ओहोलिन ने विभिन्न अवसर सिद्धांत अवसरों को, अल्बर्ट कोहन ने उपसंस्कृति को, हावर्ड बेकर ने लेबलिंग सिद्धांत, सामाजिक ठप्पे को तथा G.H. मिड ने भूमिका ग्रहण एवं अनुकरण को अपचारिता का कारण माना है। किशोर अपराधियों का उपचार, सुधार और पुनर्वास। मनोचिकित्सा, संवेग, भावना एवं व्यक्तिगत संबंधी दोषों के लिए। यथार्थ चिकित्सा, जिम्मेदारियों को समझना, पलायनवादी बनने से रोकना। व्यवहार चिकित्सा, व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा सकारात्मक एवं नकारात्मक रुख की ओर मोड़ना, पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से। क्रिया चिकित्सा, अंतःक्रिया एवं मौखिक संवाद द्वारा सांत्वना का अनुभव कराना। पर्यावरण चिकित्सा, कुसंयोजन को दूर करने के लिए संतोषजनक समायोजन। जीवन अध्ययन पद्धति द्वारा चिकित्सा। सुधार एवं पुनर्वास परंपरागत संस्थाएं। पालन या पोषण गृह, 10 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए जो बाल अपचारी हों या बेघर हों, आवारा हों, अनाथ हों। रिमांड गृह या अवलोकन गृह। न्यायिक अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा के दौरान बालक किशोर को पुलिस स्टेशन, जेल के स्थान पर रिमांड होम्स या अवलोकन गृहों में रखा जाता है। किशोर या बाल न्यायालय। प्रथम बाल न्यायालय कलकत्ता में 1922 में स्थापित किया गया। वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम 2000 संशोधन 2006 द्वारा राजस्थान में प्रत्येक जिले में किशोर न्यायालय बोर्ड गठित हो चुके हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला का होना आवश्यक है। सुधार स्कूल या सर्टिफाइड स्कूल्स। निरोध आदेश या बाल न्यायालय द्वारा अभिरक्षा के आदेशों के बाद 18 वर्ष की आयु तक 3 से 7 वर्ष तक की अवधि तक किशोर अपराधों को यहाँ रखा जाता है। 18 वर्ष की आयु के बाद बोस्टल स्कूल में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह जेल प्रशासन के नियंत्रण में काम करते हैं।
हॉस्टल स्कूल 16 से 21 वर्ष की उम्र के बाल अपचारियों के लिए ब्रिटेन के बोस्टल नाम स्थान से 1902 में शुरुआत, भारत में 1920 में अपनाया गया। सर्वप्रथम तमिलनाडु में जेल डीजी के नियंत्रण एवं निगरानी में संचालित। परिवीक्षा हॉस्टल प्रोबेशन अधिनियम 1958 के तहत संचालित आवासीय व्यवस्था शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं अनुशासन परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख सुविधाओं की व्यवस्था मिलती है। पैरोल या कारावास अवकाश जेल में अच्छे आचरण के आधार पर मुक्ति की यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उत्तर संरक्षण सेवाएं किशोर अपराधियों को व्यवसाय कैरियर में स्थापित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसमें इनका फॉलो अप किया जाता है। किशोर अपराध या अपचारिता को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मर्टन, फ्रेडरिक थ्रेसर, क्लिफोर्ड शॉ, हेनरी मैके, जॉर्ज रॉबर्ट मिड, अल्बर्ट कोहेन एवं क्लोवार्ड ओहलिन जैसे समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन का विषय बनाया। इसलिए किशोर अपराध ने समाजशास्त्र में एक नवीन शाखा को विकसित किया, जिसे किशोर अपचारिता का समाजशास्त्र कहा जाता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, इसमें नवीन संशोधन 2006 22 अगस्त 2006 से लागू हैं, इसमें किए गए हैं। सर्वप्रथम सन 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया। तत्पश्चात 1986 में किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया। अंततः सन 2000 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। इसे 30 दिसंबर 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1 अप्रैल 2001 से लागू किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2000 की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें कुल 5 अध्याय और 70 धाराएं हैं। इस अधिनियम में किशोर की आयु के संबंध में पुरुष एवं स्त्री के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दोनों के लिए आयु 18 वर्ष नियत है। इसमें किशोर एवं बालकों के लिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग नहीं कर संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित किशोर शब्द का उपयोग किया गया है। धारा 2 में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक की विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें ऐसे किशोरों एवं बालकों को सम्मिलित किया गया है जो निराश्रित हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हैं, जिनके माता पिता बालक पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं, जो लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यों के शिकार हो रहे हैं, जिनका लोकात्मा में विरुद्ध अभिलाभों में दुरुपयोग किया जा रहा है, अथवा जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल संक्षोभ अथवा दैवी या प्राकृतिक आपदा का शिकार हैं। किशोरों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड बनाया गया है। किशोरों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अथवा उपचार की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। अधिनियम की धारा 63 में विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है। किशोरों की जमानत के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। सामान्यतः किशोरों को जमानत पर छोड़ दिए जाने का प्रावधान है। किशोरों के कल्याण के लिए धारा 29 के अंतर्गत बालक कल्याण समिति का गठन किया गया है। किशोरों एवं बालकों के लिए पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण की व्यवस्था की गई है। धारा 40 में ऐसे किशोरों और बालकों के दत्तक ग्रहण का प्रावधान किया गया है। धारा 41 में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में सम्मिलित बालकों किशोरों के नाम व पते प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे। धारा 21 किशोरों एवं बालकों का शोषण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। बालकों एवं किशोरों के सुधार, उपचार और पुनर्वास के लिए निम्नांकित गृहों की स्थापना की गई है, जिसमें संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बालक गृह, आश्रय गृह, पश्चातवर्ती देखरेख संगठन। क्रमशः मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन होम्स, स्पेशल होम्स, चिल्ड्रेन होम्स, शेल्टर होम्स एंड आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम अगली यूनिट को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम सोशल रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पॉर्टेंट PDF है, उसको डाउनलोड करना ना भूलें।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉमटेरिया। धन्यवाद। हर हर महादेव।